Hello student, my name is Anant Yadav. I am physics faculty at Resonance कोटा। तो हमारा जो चल रहा था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस। अब जो हमारे पास में रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितने टाइप का होता है वो देखते हैं हम। वी कैन कंबाइन द रेजिस्टेंस लेंथ वाइज, यदि हम लेंथ वाइज कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, उसके लेंथ के अलोंग एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, उसकी लेंथ के अलोंग एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लेंथ वाइज और इसी को हम बोलते हैं सीरीज। और वी कैन पुट द रेजिस्टेंस पैरेलल, यदि हम पैरेलल एक दूसरे के अटैच करते हैं रेजिस्टेंस को, thus द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। तो इसके बिहाफ पे रेजिस्टेंस कितने टाइप से हम कंबाइन कर सकते हैं? टू टाइप से। एक तो होता है हमारा सीरीज और एक पैरेलल। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा कि सर्किट लिया, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2 और एक रेजिस्टेंस R3 लेंथ वाइज कनेक्ट कर दी है। ठीक है, और इनको हमने एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हमने यहाँ पर एक की यूज करी है। और ये क्या हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कंसिडर 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज, लेंथ वाइज कनेक्टेड है, यानी कि सीरीज में है। किससे कनेक्ट कर दिया? टू सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक हमने सेल लिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, जैसा हमें फिगर में दिखाया गया है। सिंस 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर द करंट I थ्रू ईच ऑफ देम इज सेम। अब यहां से जो करंट निकल के आएगी I, क्या उसके पास में कोई और पाथ है जाने के लिए? नहीं है। तो कंटिन्यूअसली इसी पाथ को फॉलो करते हुए जो करंट है वो फ्लो करेगी, यानी कि पूरे सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब में जो करंट होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। अब अच्छा, इक्वल होती है तो उसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं बाय ओम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, यानी कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अच्छा इसमें करंट आई है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 मान लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, तो ये I इंटू R1। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R2 और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू R3। जो तीनों जगह का पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। सॉरी, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सेम होती है सीरीज के अंदर, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? अलग होता है। अब जो यहाँ का टोटल पोटेंशियल है वो इन सभी के पोटेंशियल के किसके बराबर होगा? सम के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा सिंस V इज द टोटल पोटेंशियल इन द सर्किट, therefore by the conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू, यानी कि जितनी एनर्जी जा रही है वो कहाँ ट्रांसमिट हो रही है? रेजिस्टेंस पे। तो जो पोटेंशियल आएगा वो टोटल पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, हमको पता है यहाँ पे V1 की वैल्यू हमने क्या निकाली? IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में V1 की जगह हम लिखेंगे IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। और जो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हम उसे RS से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारे पास में सीरीज की वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने इस रेजिस्टेंस को एक रिप्लेस किया है सिमिलर रेजिस्टेंस वाले से, सर्किट से, जिसका रेजिस्टेंस है RS, जो कि इनके इक्वल है, और ये पोटेंशियल V है, और यहाँ पर करंट कितनी है? I। तो मैं यहाँ पर V की जगह क्या लिख सकता हूँ? I इंटू RS। तो V की जगह हम लिख देंगे I इंटू RS। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास में वैल्यू आएगी I
आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। यहाँ पर मैं तीनों से क्या करूंगा, आई को कॉमन लूंगा, तो यहाँ आ जाएगा आई आर एस इज इक्वल टू आई कॉमन लेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब यहाँ पर जो आई है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो जो आर एस की वैल्यू आएगी यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, वो कितना आएगी, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब यहाँ पर हमने थ्री रेजिस्टेंस की बात करी थी, लेकिन ऐसे हमारे पास में कई सारे रेजिस्टेंस हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनका सबका सम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यदि मेरे पास में कई सारे एन रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो मैं क्या कंटिन्यूअसली उनको ऐड करता जाऊंगा, तो हम बोल सकते हैं thus in series combination the equivalent resistance is the sum of the individual resistance for more resistance the above expression would be, कैसे लिख सकते हैं हम, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डैश डैश डैश, यानी कि आर एन तक या फिर इन्फिनिटी तक जहां तक भी हमारे पास में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसके बाद में मान लो आर फोर है, इसके बाद में आर फाइव है, इसके बाद में आर सिक्स है, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जितना हमको गिवन है। सॉरी। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन ए सर्किट इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, द करंट इन इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो हमारा सर्किट होता है उसके अंदर हमने जैसा बोला था कि जो करंट होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी कि आई करंट फ्लो कर रही है तो पूरे सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें से करंट कितनी जाएगी, आई क्रॉस करेगी। The resistance of the combination of resistor is equal to sum of the individual resistor। जैसा हमारे पास में फॉर्मूला आया था आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये क्या था, सभी का सम था। इसके बाद में आ रहा है जो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी कि जो हमारा टोटल पोटेंशियल था उस पोटेंशियल का जो अलग अलग रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, उनका सम होगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे उसके सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि मान लो मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक है 2 ओम और अगला है 3 ओम। अब मेरे को यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इनका टोटल, तो यहां पर सीरीज में कनेक्ट है R1 R2 R3, तो इसको नाम दे देते हैं हम R1, ये R2 और ये R3। तो हमको फॉर्मूला पता है आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इनकी वैल्यूज रखेंगे तो आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 की जगह 1, 2 की जगह 2 और 3 की जगह 3। जब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इन सबसे ज्यादा है, क्या 1 से ज्यादा है 6, क्या 2 से भी ज्यादा है और 3 से भी ज्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इनका उससे हमेशा ग्रेटर होगा, किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सॉरी। इसके बाद में हमारा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर कंसीडर टू रजिस्टर R1 and R2 connected in parallel as shown in figure when the current I reaches point A, जो कि हमारे को ये गिवन है point A, it split into two parts, I1 going through R1 and I2 going through R2. If R1 is greater than R2 then I1 will be less than I2, that is the current will tend to take the path of least resistance। अब इसे देखते हम। देखो
हमारे पास में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारे पास में बैटरी है या सेल है, इससे इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी आई। अब वो करंट यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ जाने के बाद में करंट स्प्लिट हो जाएगी टू पार्ट्स में, एक मान लेते हैं हम I1, दूसरा I2, दोनों में स्प्लिट हो गई। अब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी करंट क्या होगी, कम होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर जो करंट होती है, जो अलग अलग ब्रांच में जाती है, वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि किसमें कितनी करंट जाएगी, कितनी इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। ठीक है, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट वो पाथ फॉलो करना चाहिए कि जहां पे कम से कम रेजिस्टेंस हो। जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, कम जाएगी, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा जाएगी। तो हमें जो बेसिकली ध्यान देना है वो ये देना है कि जो टोटल करंट है वो कितनी है, आई, जो स्प्लिट हो गई है टू पार्ट्स में, एक होता है I1, दूसरा होता है I2। ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, सेम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर जो करंट होती है वो क्या होती है, अलग अलग डिवाइड हो जाती है अलग अलग ब्रांच में। लेकिन जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है पैरेलल के अंदर, वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी V है, यहाँ का भी V है, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो भी कितना है, V है। तो हम बोल सकते हैं सिंस द चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड, देयरफॉर द करंट I that enters at point A must be equal to the current that leaves the point, therefore we have, यानी कि हम जो टोटल करंट है वो बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट है I वो किसके सम के इक्वल होगी, I1 प्लस I2 के। अब इसके बाद में हम देखते हैं since the resistance are connected in parallel connected है, the potential across each resistance must be same। जैसा भी हमने कहा था कि जो पोटेंशियल होगा पैरेलल के अंदर कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हमको पता है कि जो I होता है I1 जो I1 होगा वो क्या होगा, V अपॉन R1, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो I2 होगा वो कितना होगा, V अपॉन R2। तो यहां पर हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली है। ये रही I1 V अपॉन R1 और I2 V अपॉन R2। जो हमारे पास में वैल्यू आई थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वहां पे हम पुट करेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे I1 की, तो I1 की जगह लिख सकते हैं V अपॉन R1 और यहाँ V अपॉन R2। और सिमिलरली इक्विवेलेंट जो हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस RP और वहां का पोटेंशियल ड्रॉप V। तो जो करंट होगी I इज इक्वल टू V अपॉन RP। अब I की जगह हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा V RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब यहाँ पे जब हम V को कॉमन लेंगे कट जाएगा, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पे हमारे पास में कितने रेजिस्टेंस थे, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस थे, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसी तरीके से हमारे पास में कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हमने लास्ट केस में भी डिस्कस किया था। तो हम बोल सकते हैं कि एन एक्सटेंशन ऑफ दिस एनालिसिस 2, 3 और मोर रेजिस्टेंस इन पैरेलल गिव द फॉलोइंग जनरल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास में जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये सिमिलरली इस तरीके से कंटिन्यू चलता जाएगा जहां तक हमारे को रेजिस्टेंस गिवन है, कितने रेजिस्टेंस हमें गिवन है उसके बिहाफ पे। इसके बाद में आता है फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या क्या फीचर्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो इसको देखते हैं हम। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि वही RP 1/RP, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला, द करंट इन द वेरियस रजिस्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस higher than resistances higher the resistance of the branch, the lower will be the current through it. The total current is the sum of the current flowing in the different branches. यानी कि वही है कि जो टोटल करंट है वो डिफरेंट ब्रांच की जो करंट है उनके सम के इक्वल होगी। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा उसकी करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी करंट कम होगी। हाँ या ना? इसके बाद में आता है द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सेम एंड इज ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होल ग्रुप कंसिडर्ड एज ए यूनिट। यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सभी में क्या होगा, पैरेलल है तो इक्वल होगा। इसके बाद में हमारे पास में एक नोट आता है फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस, तो इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है RS/RP इज इक्वल टू N स्क्वायर। ये कैसे आया इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास में इस टाइप से सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और मैं एज्यूम कर लेता हूं मेरे पास में इस टाइप से N रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और इन सब की वैल्यू R है, इन सब का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R है। तो इस तरीके से R कहाँ तक चल रहा है, N तक चल रहा है, यानी कि Rn की वैल्यू भी क्या होगी, R ही होगी, ये सीरीज में। साथ ही पैरेलल के अंदर भी हमारे पास में जो ब्रांचेज हैं इनकी वो कितनी है, इस टाइप से ये Rn तक चला आ रहा है और इसकी वैल्यू भी R है। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो ब्रांचेज है ये भी कहां तक है, N नंबर तक ब्रांच है हमारे पास में, तो इसका हम सब सम निकालेंगे। अच्छा, सीरीज के अंदर बात करें हम इसे बोल देते हैं RS1 सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसे हम RS2 बोल देते हैं, और इसी तरीके से RSN तक। तो यहां से RS1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सम हो जाएगा सबका R प्लस R यानी कि 1R 2R 3R 4R फिर 5R 6R, यानी कि हमारे पास में कितने रेजिस्टेंस है, N है, तो RS1 आ जाएगा NR। ठीक है, अब इसी तरीके से इन सब का जो सम आएगा वो क्या आएगा, NR आएगा, नहीं आएगा NR। ठीक है, तो ये सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में। तो हम बोल सकते हैं कि जो RS की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, NR के बराबर आएगी। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से जो उसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, R/N आएगी, R/N, क्योंकि 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, जो कि वैल्यू किसकी होगी, 1/RP की। तो जब हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में हम RP की वैल्यू निकालेंगे, तो जो RP की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, R/N। ठीक है, तो यहां से जब हम इन दोनों का रेशो लेते हैं, जब इन दोनों का रेशो लेंगे हम, तो यहां पर जो R है, R से R कैंसिल आ जाएगा, तो जो RS/RP है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो N है रेसिप्रोकल होके कहां चला जाएगा, ऊपर, तो RS/RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N स्क्वायर। यदि हमारे पास में इक्वल रेजिस्टेंस है N, वो सीरीज में N टाइम तक कनेक्टेड है और पैरेलली N ब्रांचेस में कनेक्ट है, तो जो उसकी उनका रेशियो होगा सीरीज और पैरेलल का वो होगा N स्क्वायर के इक्वल। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ को तो हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ। इसके अंदर ये बोलता है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किट इज 0। यानी कि हमारे पास में कोई सर्किट है, ये हमने इस टाइप का कोई सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो करंट I1 आएगी, यहाँ पे करंट I2 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से करंट I3, ये तीनों तरफ से करंट आ रही है और फोर्थ नंबर पे करंट जा रही है। तो इनका जो सम होगा इस जंक्शन पॉइंट पे, इस जंक्शन पॉइंट पे इन सबका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी कि जितनी करंट आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज क्या होगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, आगे, और टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। यानी कि जितनी करंट अंदर आएगी उतनी ही करंट लीव करेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो I1, I2 और I3 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, I4 के, क्योंकि ये क्या है, एंटरिंग करंट है। जो एंटरिंग करंट है I1, I2 और I3 एंटरिंग करंट है, और जो I4 है वो कौन सी करंट है, लिविंग करंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट के सम के इक्वल होगी। ठीक है, सॉरी। अगला आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ। अब इसके अंदर क्या होता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप इज 0। यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप का जब हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं तो उसका जो सम आता है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। जैसा हमारे को दिखा रखा है कि समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ EMF। IR क्या है यहाँ पे, किसी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप, और EMF जो हमने सर्किट के अंदर सेल या बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। आगे देखते हैं, द क्लोज्ड लूप कैन बी ट्रांसवर्स्ड इन एनी डायरेक्शन व्हाइल traversing a loop in if potential increase but a positive sign is expressed, and if potential decrease put a negative sign। यानी कि जब जब हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और जब जब पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर हमने बता रखा है कि अच्छा, ये हमने क्या बता रखा है यहां पर कि मेरा लूपिंग ये है, मैं इस टाइप से रोटेट कर रहा हूं किसी सर्किट के अंदर, घूम रहा हूं। मैं किसी ना किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने यहां पर ए पॉइंट एज्यूम करा और मैंने यहां से स्टार्ट करा। अब मैं यहां से जैसे ही यहां पर जाता हूं तो मैं यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, और पॉजिटिव हमें बताता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव बताता है लो पोटेंशियल। तो मेरा जो पोटेंशियल है वो टाइम के साथ में जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो हमें डिक्रीजिंग साइन लेना है, यानी कि माइनस का साइन। तो हम बोल सकते हैं -V1। अब मैं आगे गया तो यहां पर वैसे जैसे आगे जा रहा हूं वापस से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस का V2। अब मैं यहां पर गया तो यहाँ नेगेटिव से मैं पॉजिटिव जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज की वजह से जो साइन लूंगा मैं क्या लूंगा, +V3। अब वापस से यहां पर गया तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं मैं, तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साइन क्या लूंगा मैं, वापस से नेगेटिव लूंगा, तो माइनस का V4। अब मैं वापस से जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था मैं वापस वहीं पहुंच गया, तो मतलब मेरा लूप कंप्लीट हो गया है। अब लूप कंप्लीट हो गया तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल है उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल पोटेंशियल है उसका जो सम आया वो क्या आया, 0 के इक्वल आया। और यही हमारा क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप। तो यहां से -V1 -V2 और -V3 सॉरी +V3 -V4 इज इक्वल टू 0 बॉक्सेज में कंटेन रजिस्टर और बैटरी। हो सकता है इन बॉक्सेज की जगह हमने यहाँ पे बॉक्सेज जो ड्रॉ करें उनकी जगह हम रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं और बैटरी भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जो हमारे क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस है R1, एक R2, एक R3 और R4। ठीक है,
तो इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल शेप में क्या है, अरेंज्ड है। कैन बी यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे पास में ये, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, इसमें से ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है और ये अननोन है। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से जो हमारे को अननोन रेजिस्टेंस है हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू किस टाइप से फाइंड होगी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे। सॉरी, तो आगे देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है हमसे, वो कहता है कि जब हम यहाँ पर जो हमारी की है K1 को क्लोज्ड करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब यहां से की कंप्लीट करे, सॉरी सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी और यहां पर करंट पहुंच जाएगी I। अब जो I करंट है यहां पर जंक्शन पे पहुंचने के बाद में 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक करंट होगी हमारी I1 और दूसरी करंट होगी I2। अब R1 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो है हमारी I1 और यहां पर हमने I3 रेजिस्टेंस लिया है। यहां पर हमने R3 जो रेजिस्टेंस लिया उसके अंदर करंट होगी I2। अब ये कहता है कि जब हम इसको K2 को जो K2 है हमारी की उसे कनेक्ट करते हैं तो क्या बोलता है, व्हेन K1 इज क्लोज्ड करंट I फ्रॉम द बैटरी इज डिवाइडेड एट द जंक्शन पॉइंट A, यानी कि जंक्शन पॉइंट A इन 2 पार्ट्स में I1 और I2। A part I1 goes through resistance R1 and the rest I2 goes through R3. When key K2 is closed, galvanometer shows deflection. जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। यदि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट इधर से किधर आ रही होगी, इधर, तो ये डिफ्लेक्शन इधर करेगा। और यदि यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा इसके रेस्पेक्ट में तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी, इधर की तरफ। तो हमारे को गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डायरेक्शन। लेकिन हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट बी एंड डी इज सेम, यदि यहाँ का और वहां का जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि सेम होगा तो कोई फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। देन नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं दिस कंडीशन इज नॉन एज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ब्रिज या फिर नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। दिस सिचुएशन कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग सुटेबल वैल्यू of the resistance, thus in null deflection state we have, हमारे पास में क्या कंडीशन होती है उसके अंदर, उसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम डायग्राम के थ्रू। अब देखो ध्यान से, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से करंट I1 की, यहां से I2 की। अब यहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो गया है, 0 हो गया, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और यहां का पोटेंशियल तो स्टार्टिंग में ही क्या था, सेम। तो हम बोल सकते हैं कि जितना यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो इस सर्किट के अंदर करंट, बीच के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि VA माइनस VB, यानी कि A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B का हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, A और D के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि A माइनस VD। और हमको ये भी पता है कि जो इसकी वैल्यू है VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, I1 इंटू R1, और यहां की जो वैल्यू होगी वो होगी I2 इंटू R3। ठीक है। अब
जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल जैसे सेम है, वैसे ही यहाँ भी ये सर्किट का जो ये वाला पॉइंट है ये एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू वी डी माइनस वी सी। ठीक है, तो यहां पर भी हम इसकी, अच्छा इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो जो I1 करंट है वो कहाँ चली जाएगी, हमारी यहाँ चली जाएगी। तो हम बोल सकते हैं I1 इंटू R2 इज इक्वल टू I2 इंटू R4। ठीक है, हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे तो हम देखते आगे, यहां से हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली वो तो निकाली थी I1 R1 और I2 R3। सिमिलरली हमने सेकंड जो सोल्व करी थी सिमिलरली उससे निकाली I1 R2 I2 R4। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि I1 अपॉन R1 और I1 अपॉन R2, यानी कि हमारे पास में जो इक्वेशन है I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I2 इंटू R4। यहाँ से I1 से I1 कैंसिल और I2 से I2 कैंसिल, तो जो रेशियो आया वो आया हमारे पास में R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन है कि जो हमारे पास में ब्रिज है वो बैलेंस्ड है या नहीं। यदि बैलेंस्ड है तो हम उसे बोलेंगे व्हीट स्टोन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, और ये इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है इस कंडीशन को। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो ब्रिज होगा वो क्या होगा, हमेशा बैलेंस्ड होगा। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन थर्ड स्टेट द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। ये हमें किसकी कंडीशन देती है, बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन देती है। Thus in null deflection condition the ratio of resistance of adjacent arm of the bridge are same। यानी कि जो adjacent side थी उनका जो रेशियो है, जैसे कि R1 रेशियो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड ब्रिज की वजह से कॉम्बिनेशन होगा इसका। इसके बाद में हमारे पास में आता है एक न्यूमेरिकल, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं हम। हमें गिवन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट x एंड y, यानी कि x और y के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसा हमें सर्किट में नजर आ रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ का एंडिंग पॉइंट, तीनों का इनका रेजिस्टेंस का क्या है, सेम। यानी कि यहां पर मान लेते हैं हम कि यहां से जो करंट जाएगी और यहां से जो करंट जाएगी और यहां से जो करंट जाएगी वो क्या होगी, यहां से जो करंट आई उसका डिवाइड होगी। यानी कि तीनों में जो करंट जाएगी वो कैसी जाएगी, इक्वल, सॉरी डिफरेंट जाएगी, लेकिन जो उसका सम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो उनका सम सेम होगा, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है क्या है, पैरेलल है। यानी कि 30 30 30। तो यहां पर हम दोबारा सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये X है और ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है और ये 20 ओम रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसके पैरेलली हमने एक वायर कनेक्ट करके इसको क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। जब किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल इस टाइप से वायर कनेक्टेड हो तो हम उस रेजिस्टेंस को शॉर्ट मानते हैं। यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे को जो रेजिस्टेंस है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें या नहीं करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सर्किट पे, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है कि जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है इसके भी पैरेलल एक हमने क्या कर दिया, वायर कनेक्ट करके इसे शॉर्ट कर दिया है। अब शॉर्ट कर दिया तो इस 30 ओम को हम लगाएं या नहीं लगाएं, सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो पहले हम इसके देख लेते हैं कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। जैसे हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से 1 अपॉन जो R डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। जब इनका हम एलसीएम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/30 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 ओम। अब इसको R डैश की जो हमने वैल्यू इस तरीके से फाइंड करी, हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं यदि रेजिस्टेंस कैसे हो इक्वल हो। यदि रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है उनकी वैल्यू क्या हो इक्वल हो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू R/N। N यानी कि नंबर ऑफ हमारे पास में कितने रेजिस्टेंस है पैरेलली कनेक्टेड। तो R डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 30 और रेजिस्टेंस कितने 1 2 3 तो 3। तो 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ओम। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू या 4 रेजिस्टेंस हो या 5 रेजिस्टेंस हो, जितने भी रेजिस्टेंस हो उनकी जो वैल्यू हो एक दूसरे के इक्वल हो। यदि इक्वल नहीं होती तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको रिमूव कर देता हूं मैं। तो क्या मैं यहां पर अब डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो मेरे पास में रेजिस्टेंस आया है नया वो कितना होगा, जो मेरे पास में यहां पर नया रेजिस्टेंस आया इसकी वैल्यू भी कितनी है 10 ओम। जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास में 10 ओम। और साथ में यहां पर हमारे को दे रखा है y, तो हम इसे y को ऐसा कैसा ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके आगे हमारे को यहां पर इस तरीके से कनेक्ट करके 20 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है और साथ में ये वाला हमने सर्किट क्या है सर्किट में से इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे क्योंकि ये क्या कर दिया था शॉर्ट हो गया था, तो हम इसको डायरेक्टली यहां से कनेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस है आपस में क्या है सीरीज के अंदर है, क्योंकि यहां से जितनी करंट जाएगी उससे इसमें से भी उतनी ही करंट जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोनों की टोटल इनका सम। तो 10 ओम और 20 ओम का जो सम होगा वो कितना होगा 30 ओम। इसी तरीके से यहाँ भी जो सर्किट है उसके अंदर यहाँ से जो करंट एंटर करेगी वो क्या इसमें से भी उतनी ही करंट जाएगी। इसका मतलब ये दोनों भी किसमें है सीरीज में है और इनका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा 10 + 20 30 ओम। तो हम इनका नया सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इनका वैल्यू आया 30 ओम, ये x है ये y है और इसका जो वैल्यू आया वो भी कितना आया 30 ओम। तो ये आपस में क्या हो गए अब पैरेलल हो गए। आपस में पैरेलल हो गए तो पैरेलल का जो कंडीशन बताई थी मैंने कि यदि इक्वल रेजिस्टेंस है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/N। तो यहां से R की वैल्यू कितनी है 30 और N कितने है 2 है, तो यहां से 30/2 तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा 15 ओम। ठीक है सॉरी। इसके बाद में दे रखा हमारे को इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। तो 4 ओम रेजिस्टेंस कहां पर है हमारे पास में ये रहा। इसमें से जो करंट है वो कितनी है 1 एम्पियर की गिवन है हमको। when the point P and M are connected to DC वोल्टेज सोर्स, यानी कि हमने सेम DC सोर्सेस को क्या कर दिया है कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M and N इज, यानी कि हमें यहां पर और इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। अच्छा एक चीज तो मेरे को पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कैसी होती है सेम होती है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि
जो 4 ओम पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप क्या 3 ओम पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेता हूं। सबसे पहले V मान लेते हैं हम, V डैश या फिर V V 4 ओम, मतलब 4 ओम पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इजिकल टू क्या होता है IR, V इजिकल टू IR। तो यहां से 4 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I की वैल्यू दे रखी 1, I की वैल्यू कितनी की बनती है हमारे को 1 एम्पियर, और जो यहाँ का रेजिस्टेंस है वो कितना है 4। तो यहाँ से 4 ओम रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट का। अब यदि इस पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो ये भी इसके क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, तो इस पे भी कितना होगा 4 वोल्ट का ही रेजिस्टेंस होगा, सॉरी 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा। यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इस पे भी कितना होगा 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम नीचे वाले सर्किट पे चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, पैरेलली क्या है दोनों इक्वल है, तो R डैश इज इक्वल टू आ जाएगी 0.5 अपॉन कितने रेजिस्टेंस है 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये 0.25 है। इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर लें एक बार। क्या मैं इस सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं कि ये P पॉइंट है, यहां का जो पोटेंशियल होगा, यहां का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा और वही यहां का होगा, और जो M का पोटेंशियल होगा वो यहां पर भी वही होगा और यहां पर भी वही होगा। तो मैं P और M पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं, यानी कि मैं ये 4 ओम रेजिस्टेंस यहां डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं, और इसी तरीके से सिमिलरली जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसे भी कनेक्ट कर सकता हूं। और साथ में हमारे पास में जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो कितनी आई 0.25, तो यहां पर हम रख देते हैं 0.25 ओम, और साथ में एक रेजिस्टेंस गिवन है हमारे को, यहाँ पे पॉइंट है हमारे को गिवन है N, यहाँ पे N पॉइंट गिवन है, और यहाँ रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम, और ये पॉइंट है हमारा M, और ये है P, और ये N। जैसा हमने बोला था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पैरेलल में वो कैसा होगा सेम होगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो भी क्या था 4 वोल्ट, यहाँ भी क्या होगा 4 वोल्ट, तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी कितना होगा 4 वोल्ट। तो हम इस सर्किट के अंदर करंट निकाल सकते हैं इस वाली ब्रांच के अंदर। तो इस ब्रांच की जो करंट होगी वो क्या होगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारा 0.25 और 1 ओम, ये क्या है आपस में सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1.25, यानी कि 1 प्लस 0.25 जब इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 1.25 ओम। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल के हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। V कितना हमारे पास में 4 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी आ गई 1.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो जाएंगे, तो 25 से कितनी बार गया 5 टाइम, और ये 25 से 16 टाइम, तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ गई 16/5 एम्पियर। अब यदि हमारे पास में ये करंट की वैल्यू आ चुकी है तो क्या हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं इस ब्रांच के बीच में, हाँ या ना। तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको निकालने के लिए हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या मैं यहाँ का पोटेंशियल VNM निकालने के लिए डायरेक्ट लिख सकता हूँ I इंटू आर, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन दोनों का वो किसके एक मल्टीप्लाई के इक्वल होगा I इंटू आर के। तो यहाँ पर जो करंट है वो तो क्या है सेम रहेगी, सीरीज है होने की वजह से, तो करंट तो हो जाएगी 16/5, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1। तो यहाँ से हमारे पास में जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 16/5, और 16/5 को जब सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 5 3 जा 60, सॉरी 5 3 जा 15, बचा 1 लगाएंगे पॉइंट और 0 तो 10, यानी कि 10/5 यानी कि 2, यानी कि 3.2 वोल्ट। तो 3.2 वोल्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी
इसके बाद में हम अगला देखते हैं, फॉर द नेटवर्क शो इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट आई इज, यानी कि हमें यहाँ पर जो करंट आई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। क्या हम इस पॉइंट को P, इसे Q, इसे R, इसे S बोल सकते हैं। जब भी हमें ऐसा लगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम उस सर्किट को क्या कर लेते हैं, रीड्रॉ करके देख लेते हैं। हो सकता है कोई अलग से दूसरा केस लग रहा हो। तो यहां पर मैंने P पॉइंट, यहां Q, यहां R और यहां S पॉइंट ड्रॉ करा, और P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम। और इसी तरीके से P और R के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम। यहां पर R और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम। और Q और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम। और साथ ही Q और R के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम। और ये सर्किट एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और इसके अंदर करंट हमने एज्यूम कर ली I करंट है। अब हम यहाँ पर ना सीरीज लग रहा ना पैरेलल लग रहा, तो हम यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन थी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, उसे अप्लाई करेंगे तो यहां से R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 2 और R3 की वैल्यू है हमारे पास में 6 और R4 की वैल्यू है 3। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 से 2 टाइम जाएगा, यानी कि इधर 2 आ जाएगा, और 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, तो ये इधर भी 2 आ जाएगा। क्या इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल होगा। इसका मतलब जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब सेम होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इस ब्रांच को हम हटा भी दें, रिमूव कर दे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम दोबारा इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये P, ये Q, ये R और ये S, वैल्यूज 4 6 2 3, 4 6 2 3 ओम। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ भी क्या है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी हमारे पास में रेजिस्टेंस है और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। और ये यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लग रही थी और उसमें से करंट फ्लो हो रही है I। तो अब यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो एक चीज पता लग चुकी है कि ये और ये अब किस में होंगे, आपस में सीरीज में, और ये आपस में किस में होंगे, सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे 4 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 6 ओम, और यहाँ 6 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 9 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम इसे बना सकते हैं कि हमारे पास में ये तो आ गया 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये आ गया हमारे पास में 9 ओम का रेजिस्टेंस। अब वापस से जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना है, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बन गया इन दोनों के बीच में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 9। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9 क्या होगा 15। तो ये 3 से 2 टाइम और 3 से 5 टाइम, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18 अपॉन 5, 18 अपॉन 5 आ गया ओम। तो अब हमको पता है कि जो I की वैल्यू होती है, जो I की वैल्यू होती है वो क्या होती है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। और जो R है इस रेजिस्टेंस सॉरी इस सर्किट का वो क्या है, R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से जो V की वैल्यू गिवन थी हमें V गिवन थी और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है हमारे पास में 18 अपॉन 5। तो 5 का रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं 5V अपॉन 18 वोल्ट सॉरी एम्पियर, 18 एम्पियर, 5V अपॉन 18 एम्पियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 5V अपॉन 18, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब यहां पर भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसको मैं P बोल देता हूं, इसे Q, इसे R, इसे S। तो यहां पर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट P है, और यहां हम Q एज्यूम कर लेते हैं, और यहां एक सेकेंड, यहां S रखा था हमने, तो यहां S और यहां R। तो यहां P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, 6 ओम, और P और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो कि है 8 ओम का, और Q और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम, और Q और R के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 3 ओम। इसी तरीके से R और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 4 ओम, और R B बना लेते हैं, यहाँ R और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 7 ओम। तो अब यहाँ पर ये जो शेप बन रही है व्हीट स्टोन ब्रिज वाली बन रही है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, यानी कि 6/3 यानी R1 अपॉन R2, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू है वो 6, R2 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 8 और R4 की वैल्यू 4। तो 3 से ये 2 टाइम गया और ये 4 से ये भी 2 टाइम गया, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये भी क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो क्या हम इस 10 ओम को रिमूव करते तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या सर्किट पे, कोई नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो ये 6 ओम है, 3 ओम है, ये क्या होंगे आपस में सीरीज में होंगे, और ये 8 ओम और 4 ओम आपस में क्या होंगे, सीरीज में। तो 6 और 3 का सम कितना होता है, 9 ओम, और 8 और 4 का जो सम होगा वो कितना आएगा, 12 ओम। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं हम। ये हमने बोला था A, ये P, ये Q, और यहाँ एक 7 ओम का रेजिस्टेंस, और ये B, और इसकी वैल्यू आई थी 9 और इसकी 12, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 9 ओम और इसकी वैल्यू आ गई 12 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट निकालें हम इन दोनों का, ये किसमें पैरेलली है, तो पैरेलल कनेक्शन की वजह से जो यहाँ का R डैश बोल देते हैं हम इसे, 1/R डैश, वो आएगा 1/9 प्लस 1/12। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो एलसीएम तो कितना आएगा इसका, 9 × 12, और ऊपर आ जाएगा 12 + 9। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 9 × 12 अपॉन 9 + 11 यानी कि 21। तो 3 की टेबल से 3 टाइम गया, 3 की टेबल से 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 36/7 ओम, 36 + 7 ओम। लेकिन इसके साथ के अंदर हम इसको दोबारा ड्रॉ करें तो ये A है, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आया इसकी वैल्यू तो आ गई है 36/7 ओम, ठीक है। और यहाँ पर एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि इसके साथ में सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारा टोटल R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 36/7 + 49, सॉरी
प्लस 7, तो जब हम इनको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 36 प्लस 49 अपॉन 7, तो जब इसका सम करेंगे तो 9 और 6 कितने होंगे, 9 और 6 15, पावर 1 और 4 3 7 और ये 8, 85 अपॉन 7 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 85 अपॉन 7 ओम रेजिस्टेंस, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट विल बी। अच्छा, हमने यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लूप पढ़ा था, किरचॉफ करंट लूप पे ही बेस्ड ही है। इसको ध्यान से देखना, क्या यहां से 2 ओम आ रही है, यहां से भी 2 ओम आ रही है, तो जो टोटल यहां पर करंट पहुंचेगी दोनों का सम होगी नहीं होगी, यानी कि 2 ओम और 2 ओम मिला के जो करंट होगी वो कितनी ओम हो जाएगी, 4 ओम। अब ये 4 ओम कंटिन्यूसली यहां जाएगी, इसके बाद में ये स्प्लिट होगी, यहां 4 ओम में से 1 ओम इधर चला गया, तो जो बचा हुआ है 3 ओम वो किधर जाएगा, आगे। ठीक है। अब ये 3 ओम यहां तक कंटिन्यूसली जाएगा, लेकिन इसके बाद के अंदर 3 ओम में से 1.3 यानी कि 3 में से 1.3 चला जाएगा, तो हमारे पास में कितना बचेगा, यहां से 7 और यहां से 2.7। जो 2.7 है, एक सेकेंड, 3 इधर पावर गया था, तो यहां से सॉरी 1 आएगा, कितना आएगा, 1। तो यहां से जो नेक्स्ट बचा हुआ आगे का करंट है, 3 में से 1.3 चला गया, तो यहां पर जो आगे करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 1.7। और जो आगे करंट जा रही है उसी को हमने क्या बोला है, आई। तो यहां पर हमारे पास में डायरेक्ट आ गई आई की वैल्यू 1.7 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। मजा आया, वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।